नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सऊदी अरब की अदालत ने पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के मामले में जो फैसला सुनाया है, उससे पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हिल गई है, हतप्रभ है और उसे लग रहा है कि ये क्या हुआ। क्योंकि उम्मीदें तो ये की जा रही थी कि इस मामले में सऊदी अरब कुछ ठोस कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी थे, उनकी सज़ाओं को और कम कर दिया है। तो एक तरह से ये इंसाफ की उम्मीदों को एक ज़बरदस्त झटका लगा है, धक्का लगा है। आपको पता ही है कि जमाल खशोगी जो जाने माने पत्रकार थे और अमेरिका में रह रहे थे, सऊदी अरब से भागकर वहाँ उन्होंने पनाह ली थी और वहाँ वाशिंगटन पोस्ट के लिए वो कॉलम लिखते थे। उनको तुर्की के शहर इस्तांबुल में 2 अक्टूबर 2018 में बड़ी बुरी तरह से मार डाला गया था और इस कदर उनको मारा गया था, उनके जो शव हैं उनके टुकड़े टुकड़े करके इस तरह से गायब कर दिया गया था कि आज तक उनकी लाश भी नहीं बरामद हुई है। तो इस तरह के बर्बर हत्याकांड में, जिसमें सऊदी अरब की सीधी सीधी मिली भगत है और ये साबित भी हो चुकी है, इसके बावजूद इस तरह के हल्के ढंग से ये इंसाफ सामने आया है, तो ये पूछना लाजमी हो जाता है कि क्या इसे इंसाफ माना जा सकता है। ये एक फ़ैसला तो हो सकता है अदालत का, लेकिन ये जमाल खाशोगी और उसके परिजनों के लिए इंसाफ तो कतई नहीं माना जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से भी ये सरासर अन्याय हुआ है। तो दोस्तों, आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे कि आखिरकार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके क्या मायने निकाले जाएं। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि गोदी मीडिया, आप जानते हैं कि मौजूदा समय में किस तरह की भूमिका निभा रहा है, खबरों को तोड़ने मरोड़ने, झूठी खबरें परोसने और इसी तरह के तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के ज़रिए वो हमारे पूरे खबरों के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करें, उसके साथ खड़े हों। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की राह थोड़ा आसान बना सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप अच्छी पत्रकारिता चाहते हैं, सच्ची पत्रकारिता चाहते हैं, इसलिए इस दिशा में एक सक्रिय भूमिका ज़रूर निभाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जमाल खशोगी की मामले में जो सऊदी अरब का फ़ैसला आया है उसके बारे में और उसके जो नतीजे निकल सकते हैं, असर देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में बात आगे बढ़ाते हैं। तो जमाल खशोगी, जिनको 2 अक्टूबर 2018 को निर्ममता से मार डाला गया था तुर्की के इस्तांबुल शहर में, जहां पर जो सऊदी अरब की कंसुलेट है, दूतावास है, वहां पर उनको धोखे से बुलाया गया था। वो शादी करने जा रहे थे एक टर्की महिला से। उनसे उनकी पेपर की ज़रूरत थी, कुछ दस्तावेज़ की ज़रूरत थी, तो उनको ये लालच दिया गया कि आपको ये कागजात यहाँ मिल जाएंगे। उनको बुलाया गया और इधर से सऊदी अरब ने 15 लोगों की एक टीम भेजी, जिसे कहना चाहिए किलिंग स्क्वाड भेजा, और उसने वहाँ पर जमाल खशोगी की हत्या कर दी। उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पता नहीं कहाँ कब कैसे ठिकाने लगा दिए। ये आज तक उनका शव नहीं मिला है, ये सब जानते हैं। ये बात छिपाने की कोशिश भी सऊदी अरब ने अपने तय पूरी तरह से की, लेकिन संयोग की बात थी कि टर्की ने दूतावास में कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट लगा रखे थे और जब उसने उनमें से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली और उस इन्फॉर्मेशन को उसने कई देशों के साथ शेयर किया, अमेरिका की CIA के साथ भी बांटी और संयुक्त राष्ट्र को भी दिया, तो उस पर स्पष्ट हो गया कि ये हत्या हुई थी जमाल खशोगी की, वहाँ पर बुलाकर निर्मम तरीके से। और उस मामले में कोई भी संदेह नहीं है कि ये हत्या सऊदी अरब के जो शाही ख़ानदान हैं उसके कहने पर की गई थी। अब शाही ख़ानदान मतलब मोहम्मद बिन सुल्तान, जो कि क्राउन प्रिंस हैं, जो अब वहाँ के बादशाह बनेंगे, तो
उनके कहने पर उनकी पूरी पकड़ है वहाँ के सऊदी अरब के सारे जो मामले हैं उन्हीं के देख रेख में। और वो महीनों से सालों से जब से उनके नियंत्रण में सत्ता आई है उन्होंने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने की एक मुहिम छेड़ रखी है। अपने ही रिश्तेदारों को भी ठिकाने लगा रहे हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को ठिकाने लगा रहे हैं और कोई भी विरोधी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए जमाल खशोगी को भी वहाँ से भागना पड़ा था। वो वहाँ एक अल अरब चैनल के मुख्य संपादक थे, प्रधान संपादक थे, प्रतिष्ठित पत्रकार थे और अंततः उन्हें समझ में आ गया कि अगर वो रुके वहाँ तो उनकी हत्या करवा दी जाएगी। तो वो भागकर अमेरिका चले गए, वहाँ शरण ले ली उन्होंने और वहाँ से वो एक पूरी मुहिम चलाते रहे। सऊदी अरब के जो कुकर्म हैं, जो कारनामे हैं, करतूतें हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए उन्होंने संस्थाएं भी बनाई और एक मुहिम चलाते रहे कि किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान लगातार ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं सऊदी अरब में जो कि गैर कानूनी है, मानवाधिकारों का सीधा सीधा हनन है। तो ये एक मुहिम चला रहे थे और इससे जो सलमान थे क्राउन प्रिंस वो बहुत उत्तेजित थे, नाराज़ थे, दुखी थे और वो टारगेट कर रहे थे, बार बार उन्हें वापस देश आने के लिए भी कह रहे थे। अगर वो देश में आ जाते तब भी उनका क्या हर्ष किया जाता, ये हम सब समझ सकते हैं। जब अपने ही रिश्तेदारों को वो जेलों में ठूंस रहे हैं, मरवा रहे हैं, तो एक पत्रकार की क्या हैसियत। तो पत्रकार महोदय तुर्की में थे उस समय, उनकी मंगेतर वहाँ थी और मंगेतर के साथ वो अपनी शादी करना चाहते थे। मंगेतर हातिज जंगीज़ उनका नाम था और उनके साथ उनकी शादी तय कर ली थी उन्होंने और उसके लिए कागजात ज़रूरी थी। तो ये एक बहाना बनाया मोहम्मद बिन सलमान ने और 15 लोगों की टीम वहाँ भेजी और उन्होंने उनके कहे अनुसार ये अंजाम इसको दे दिया, उनकी हत्या को। अब ये एक बड़ा मामला बन गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हर तरफ से मोहम्मद बिन सलमान पर हमले होने लगे, सऊदी अरब पर हमला होने लगे। अमेरिका जो कि सऊदी अरब का एलाई है, मित्र देश है, वहाँ भी इस सवाल उठने लगे क्योंकि CIA के पास जितनी जानकारी मिली थी और इधर तुर्की के सरकार ने भी सारी तमाम जानकारियों के आधार पर ये खुलासा कर दिया कि ये सारा काम जो है सऊदी सरकार के निगरानी में हुआ है, उसकी देखरेख में हुआ, उसके आदेश पर हुआ है और ये उसके पास पुख्ता प्रमाण थे और उसने वो दुनिया भर को दिए भी। तो इस तरह से बहुत सारी एजेंसियों को ये सारी जानकारियाँ मिल गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने भी इसकी जो तहकीकात की उसके बाद उसने भी यही निष्कर्ष निकाले कि ये हत्या सोचे समझे ढंग से की गई थी, पहले से तय थी, योजनाबद्ध तरीके से और इसमें निश्चित रूप से मोहम्मद बिन सलमान का हाथ तो था ही। अब ये मोहम्मद बिन सलमान की आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी खासी फजीहत हो गई थी और उनका इस पूरे मामले से निकलना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन जैसा कि अमेरिका अक्सर करता आया है, अपने मित्रों को बचाने के लिए वो फिर मानवाधिकारों की परवाह नहीं करता, वो लोकतंत्र की मांग नहीं करता और यही हुआ भी। डोनाल्ड ट्रंप ने बिन सलमान को आगे बाहर कर दिया इस पूरे मामले से। हाँ, सऊदी अरब को उन्होंने ज़रूर दोषी बताया तो उसको उस पर अब कवर अप करना आसान हो गया क्योंकि सलमान साहब बच गए। अब कुछ स्कैप गोट चाहिए थे, कुछ बलि के बकरे चाहिए थे, तो वहाँ 11 लोगों को ऐसे लोगों को चुना गया जो वहाँ गए थे। उनमें से 11 लोगों को दोषी बनाया गया। उसमें से 3 जो बड़े अधिकारी थे उनको किसी वजह से फिर मुक्त कर दिया गया और 8 लोगों को पकड़ा गया जो कि निम्न स्तर के लोग थे और उन पर मुकदमा चला गया। तो उनमें से 5 को पहले तो फांसी की सज़ा दे दी गई थी। लेकिन इस बीच में सऊदी सरकार के दबाव में जो रिश्तेदार हैं जमाल खशोगी के, जो सऊदी अरब में ही रहते हैं, उन्होंने उनके हत्यारों को माफ़ कर दिया। अब ये जाहिर है कि जो सऊदी अरब में रह रहा है और अपने परिवार के एक व्यक्ति की इस तरह की हत्या देख चुका है, वो घबराहट में होगा, आतंक में होगा, डर में होगा और उसने माफ़ी दे दी। और माफ़ी देने का मतलब है कि जो वहाँ के कानून के हिसाब से फिर वो सज़ा कम की जा सकती है। तो उसको आधार बनाकर सऊदी अरब की अदालत ने
इन बचे 8 अभियुक्तों की सज़ाओं को और कम कर दिया। जो 5 को फांसी दी थी उसकी उनकी सज़ा घटाकर 7 से 20 साल तक की कर दी गई। तो ये पूरा मामला इस तरह से आकार ले चुका था। अब देखिए कि ये जो सऊदी अरब ने किया है, एक तरह से उसने ये फैसला सुनाने के बाद वहाँ की अदालत ने इस मामले को बंद कर दिया है। ये बाकायदा उसमें लाइन है कि अभी दिस मामला नाउ क्लोज्ड। सो अब ये मामला क्लोज हो चुका है, तो सऊदी अरब इस पर कोई सुनवाई करने नहीं जा रहा है। अब इसकी सुनवाई तुर्की में भी चल रही है, लेकिन तुर्की में भी अब जाहिर है कि आप सलमान बिन सलमान को आप वहाँ बुला नहीं सकते हैं, उनको सज़ा सुना नहीं सकते हैं। और ऐसे इस तरह के प्रमाण ढूंढना कि ये सलमान बिन सलमान के आदेश के बाद ही हत्या हुई थी, ये भी बड़ा मुश्किल काम होगा। तो तुर्की भी जो भी उनके पास जानकारियाँ उसके आधार पर मुकदमा चलाएगा और उसका कुछ आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं बची है। फैसला भी आया, सुना भी दिया गया, तो जो दोषी हैं उनको सज़ा देना असंभव हो जाएगा, क्योंकि अब वो उसके गिरफ्त में नहीं हैं, उनकी पकड़ में, उसकी पकड़ से बाहर हैं। तो ये कुल मिलाकर ये पूरा मामला इस तरह का बन गया है कि एक इसे कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सुर्खियां बटोरने वाला, जिसमें एक देश की सरकार के जो मुखिया हैं वो इस तरह के बर्बर हत्याकांड में शामिल हैं और इसके बावजूद उनको सज़ा नहीं होती है, और जो दूसरे अभियुक्त हैं उनकी सज़ा को भी कम कर दिया जाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है कि ये हत्या सऊदी अरब के जो शाही ख़ानदान हैं उसके कहने पर की गई थी। अब शाही ख़ानदान मतलब मोहम्मद बिन सुल्तान, जो कि क्राउन प्रिंस हैं, जो अब वहाँ के बादशाह बनेंगे, तो उनके कहने पर उनकी पूरी पकड़ है। वहाँ के सऊदी अरब के सारे जो मामले हैं उन्हीं की देख रेख में, और वो महीनों से, सालों से, जब से उनके नियंत्रण में सत्ता आई है, उन्होंने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने की एक मुहिम छेड़ रखी है। अपने ही रिश्तेदारों को भी ठिकाने लगा रहे हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को ठिकाने लगा रहे हैं, और कोई भी विरोधी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए जमाल खशोगी को भी वहाँ से भागना पड़ा था। वो वहाँ एक अल अरब चैनल के मुख्य संपादक थे, प्रधान संपादक थे, प्रतिष्ठित पत्रकार थे, और अंततः उन्हें समझ में आ गया कि अगर वो रुके वहाँ तो उनकी हत्या करवा दी जाएगी। तो वो भागकर अमेरिका चले गए, वहाँ शरण ले ली उन्होंने, और वहाँ से वो एक पूरी मुहिम चलाते रहे। सऊदी अरब के जो कुकर्म हैं, जो कारनामे हैं, करतूतें हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए उन्होंने संस्थाएं भी बनाई और एक मुहिम चलाते रहे कि किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान लगातार ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं सऊदी अरब में जो कि गैर कानूनी है, मानवाधिकारों का सीधा सीधा हनन है। तो ये एक मुहिम चला रहे थे, और इससे जो सलमान थे क्राउन प्रिंस, वो बहुत उत्तेजित थे, नाराज़ थे, दुखी थे, और वो टारगेट कर रहे थे, बार बार उन्हें वापस देश आने के लिए भी कह रहे थे। अगर वो देश में आ जाते तब भी उनका क्या हर्ष किया जाता, ये हम सब समझ सकते हैं। जब अपने ही रिश्तेदारों को वो जेलों में ठूंस रहे हैं, मरवा रहे हैं, तो एक पत्रकार की क्या हैसियत। तो पत्रकार महोदय तुर्की में थे उस समय, उनकी मंगेतर वहाँ थी, और मंगेतर के साथ वो अपनी शादी करना चाहते थे। मंगेतर हातिज जंगीज़ उनका नाम था, और उनके साथ उनकी शादी तय कर ली थी उन्होंने, और उसके लिए कागजात ज़रूरी थी। तो ये एक बहाना बनाया मोहम्मद बिन सलमान ने, और 15 लोगों की टीम वहाँ भेजी, और उन्होंने उनके कहे अनुसार ये अंजाम इसको दे दिया, उनकी हत्या को। अब ये एक बड़ा मामला बन गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हर तरफ से मोहम्मद बिन सलमान पर हमले होने लगे, सऊदी अरब पर हमला होने लगे। अमेरिका, जो कि सऊदी अरब का एलाई है, मित्र देश है, वहाँ भी इस सवाल उठने लगे, क्योंकि CIA के पास जितनी जानकारी मिली थी, और इधर तुर्की के सरकार ने भी सारी तमाम जानकारियों के आधार पर ये खुलासा कर दिया कि ये सारा काम जो है सऊदी सरकार के निगरानी में हुआ है, उसकी देखरेख में हुआ, उसके आदेश पर हुआ है, और ये उसके पास पुख्ता प्रमाण थे, और उसने वो दुनिया भर को दिए भी। तो इस तरह से बहुत सारी एजेंसियों को ये सारी जानकारियाँ मिल गई।
अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने भी इसकी जो तहकीकात की उसके बाद उसने भी यही निष्कर्ष निकाले कि ये हत्या सोचे समझे ढंग से की गई थी, पहले से तय थी, योजनाबद्ध तरीके से, और इसमें निश्चित रूप से मोहम्मद बिन सलमान का हाथ तो था ही। अब ये मोहम्मद बिन सलमान की आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी खासी फजीहत हो गई थी और उनका इस पूरे मामले से निकलना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। लेकिन जैसा कि अमेरिका अक्सर करता आया है, अपने मित्रों को बचाने के लिए वो फिर मानवाधिकारों की परवाह नहीं करता, वो लोकतंत्र की मांग नहीं करता, और यही हुआ भी। डोनाल्ड ट्रंप ने बिन सलमान को आगे बाहर कर दिया इस पूरे मामले से। हाँ, सऊदी अरब को उन्होंने ज़रूर दोषी बताया, तो उसको उस पर अब कवर अप करना आसान हो गया, क्योंकि सलमान साहब बच गए। अब कुछ स्कैप गोट चाहिए थे, कुछ बलि के बकरे चाहिए थे, तो वहाँ 11 लोगों को ऐसे लोगों को चुना गया जो वहाँ गए थे। उनमें से 11 लोगों को दोषी बनाया गया। उसमें से 3 जो बड़े अधिकारी थे उनको किसी वजह से फिर मुक्त कर दिया गया और 8 लोगों को पकड़ा गया जो कि निम्न स्तर के लोग थे और उन पर मुकदमा चला गया। तो उनमें से 5 को पहले तो फांसी की सज़ा दे दी गई थी। लेकिन इस बीच में सऊदी सरकार के दबाव में जो रिश्तेदार हैं जमाल खशोगी के, जो सऊदी अरब में ही रहते हैं, उन्होंने उनके हत्यारों को माफ़ कर दिया। अब ये जाहिर है कि जो सऊदी अरब में रह रहा है और अपने परिवार के एक व्यक्ति की इस तरह की हत्या देख चुका है, वो घबराहट में होगा, आतंक में होगा, डर में होगा, और उसने माफ़ी दे दी। और माफ़ी देने का मतलब है कि जो वहाँ के कानून के हिसाब से फिर वो सज़ा कम की जा सकती है। तो उसको आधार बनाकर सऊदी अरब की अदालत ने इन बचे 8 अभियुक्तों की सज़ाओं को और कम कर दिया। जो 5 को फांसी दी थी उसकी उनकी सज़ा घटाकर 7 से 20 साल तक की कर दी गई। तो ये पूरा मामला इस तरह से आकार ले चुका था। अब देखिए कि ये जो सऊदी अरब ने किया है, एक तरह से उसने ये फैसला सुनाने के बाद वहाँ की अदालत ने इस मामले को बंद कर दिया है। ये बाकायदा उसमें लाइन है कि अभी दिस मामला नाउ क्लोज्ड। सो अब ये मामला क्लोज हो चुका है, तो सऊदी अरब इस पर कोई सुनवाई करने नहीं जा रहा है। अब इसकी सुनवाई तुर्की में भी चल रही है, लेकिन तुर्की में भी अब जाहिर है कि आप सलमान बिन सलमान को आप वहाँ बुला नहीं सकते हैं, उनको सज़ा सुना नहीं सकते हैं, और ऐसे इस तरह के प्रमाण ढूंढना कि ये सलमान बिन सलमान के आदेश के बाद ही हत्या हुई थी, ये भी बड़ा मुश्किल काम होगा। तो तुर्की भी जो भी उनके पास जानकारियाँ उसके आधार पर मुकदमा चलाएगा और उसका कुछ आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं बची है। फैसला भी आया, सुना भी दिया गया, तो जो दोषी हैं उनको सज़ा देना असंभव हो जाएगा, क्योंकि अब वो उसके गिरफ्त में नहीं हैं, उनकी पकड़ में, उसकी पकड़ से बाहर हैं। तो ये कुल मिलाकर ये पूरा मामला इस तरह का बन गया है कि एक इसे कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सुर्खियां बटोरने वाला, जिसमें एक देश की सरकार के जो मुखिया हैं वो इस तरह के बर्बर हत्याकांड में शामिल हैं और इसके बावजूद उनको सज़ा नहीं होती है, और जो दूसरे अभियुक्त हैं उनकी सज़ा को भी कम कर दिया जाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी दुख प्रकट करेगी, गुस्सा प्रकट करेगी, इसका मजाक बनाएगी, और सऊदी अरब की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही बहुत अच्छी नहीं है। इन सब मामलों में पहले ही हम जानते हैं कि सऊदी अरब की इमेज मानवाधिकारों के मामले में या न्याय देने के मामले में बहुत अच्छी नहीं है। तो उसको इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, साल 2 साल में लोग इस मामले को भूल जाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि ये बहुत साफ़ हो गया है, और भी अच्छे से साफ़ हो गया है कि जो सऊदी अरब की जो राजशाही है वो किस तरह से किस किस हथकंडों के ज़रिए अपनी सत्ता को, अपनी हुकूमत को बना कर रखे हुए है, और उसमें वो तमाम उन कहना चाहिए कि सभ्य तौर तरीक़ों को दरकिनार कर देती है, अपने विरोधियों को दबाने कुचलने में और उनको ख़त्म करने में, और इसी तरह से किसी तरह वो सत्ता को अपनी बरकरार रखे हुए है। अब जमाल खशोगी ने जो आंदोलन शुरू किया था कि सऊदी अरब के अंदर माहौल बदले, वहाँ डेमोक्रेसी
फले फूले, उसके लिए अभियान शुरू हो, वो भी आप समझ सकते हैं कि ऐसे माहौल में आगे बढ़ने की संभावना कम है। ये और बात है कि कोई दूसरे संकट आ जाएं, जैसे अभी पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर संकट खड़ा हो रहा है और उसमें पूरा जो मध्य पूर्व और अरब देश हैं, अगर उनमें किसी तरह का असंतोष एकदम से पैदा हो और जैस्मिन रेवोल्यूशन जैसी फिर से कोई एक आंधी आए जिसमें ये राजशाही उड़कर चली जाए तो बात दूसरी है। लेकिन ये इतनी कहना चाहिए कि निरंकुश पकड़ इन राजशाहियों ने अपनी आवाम पर बना रखा है कि वो उसमें छटपटा तो सकते हैं लेकिन आवाज़ें बुलंद नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही, और सबसे दुखद बात तो ये है कि जो देश खुद को बहुत लोकतांत्रिक कहते हैं, दूसरे देशों में लोकतंत्र एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लोकतंत्र कायम करने के लिए वहाँ हमले करते हैं, लाखों लोगों को मार डालते हैं इराक में, अफ़गानिस्तान में, वो खुद ऐसी राजशाहियों को के लिए साथ खड़े होते हैं क्योंकि उनके आर्थिक हित इनसे सधते हैं। और अब तो भारत भी उसके साथ खड़ा है। भारत भी मोहम्मद बिन सुल्तान के साथ अच्छे रिश्ते बना रहा है। मोहम्मद बिन सुल्तान को तमाम देश अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं और वो शान से वहाँ जाते हैं। तो धीरे धीरे ये मामले ठंडे होते जाएंगे। लेकिन ये जमाल खाशोगी की जो हत्या हुई और जिस तरह से हत्या हुई है वो एक भयानक संदेश पूरी दुनिया के लिए है। ये एक ऐसा पैगाम है जिसे याद रखा जाना चाहिए कि इस तरह की निरंकुश सत्ताएं किस तरह से व्यवहार करती हैं इस सभ्य होती दुनिया में भी, और उनको रोकने का कोई तंत्र हमारी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर आऊँगा एक और ऐसे ही गंभीर ज्वलंत मुद्दे के साथ उस पर अपनी टिप्पणी देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।